हेलो एवरीवन, आई एम अमित। हाउ आर यू? हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1, हाउ व्हेन एंड वेयर। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री के बारे में हम सबकी जो थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग थोड़ी चेंज हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग हिस्ट्री का नाम आते क्या सोचते होंगे, कह रहे यार हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री में डेट्स ही डेट्स हैं, बस डेट पढ़ लो और कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे यार हिस्ट्री बड़ी बोरिंग, इसमें डेट भी आता, डेट ही डेट पढ़नी पड़ती, ये हुआ वो हुआ। आप लोग 2 साल से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 6th क्लास में, 7th क्लास में। आपके एग्जाम में कितनी बार डेट्स वाले क्वेश्चन आए हिस्ट्री से? आई थिंक बहुत कम आए होंगे। इसलिए हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के बारे में नहीं है, ये डेट्स से बहुत आगे है। और डेट्स की भी बात करें हम, तो वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब क्वेश्चन ये कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है, तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ डेट होती हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री में कि हिस्ट्री का मीनिंग ये होता है कि पास्ट में जो कुछ हुआ है वो अब प्रेजेंट में नहीं हो। आपने कई बार देखा होगा, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वहाँ मत जाओ, उससे दोस्ती मत रखो, उससे फ्रेंडशिप मत रखो, ऐसा जो भी कुछ बोलते हैं। आप लोग तो अगर ये बार बार बोलते रहते हैं, मैं अब काफ़ी मैच्योर हो गया हूँ, मैं 8th क्लास में हूँ, 13-14 साल का हो गया, 13-14 ईयर्स मेरी एज हो गई है, ये लोग इतना क्यों बोलते रहते हैं? वो बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। उन एक्सपीरियंस में जिन एक्सपीरियंस का उनका गलत एक्सपीरियंस आया कि उनको पता है कि ऐसा करने से ये गलत चीज़ें होंगी, तो वो आपको बार बार रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। वो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में सीखा है कि ऐसा करने से ये गलत चीज़ें हो सकती हैं, ये लॉस हो सकते हैं, तो वो आपको बोलते हैं। अब हिस्ट्री पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हिस्ट्री पढ़ना इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि आप लोग उन सब चीज़ों को ना दोहराओ जो पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई हैं, उन मिस्टेक्स का जो रिजल्ट था वो गलत रहा है, या उन मिस्टेक्स का जो खामियाजा है वो भुगता है लोगों ने। वो सारी मिस्टेक्स अब प्रेजेंट में और फ्यूचर्स में ना हो, उस फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक को रोकने के लिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि ऐसी सिचुएशन हुई, तो सिचुएशन में लोगों ने ये किया, वो अनसक्सेस हुए, इस सेम सिचुएशन में किसी अदर पर्सन ने ये किया, वो सक्सेस हुए। तो आपको उन सिचुएशन में सक्सेसनेस मिल जाए, अनसक्सेस ना हो, इसलिए हिस्ट्री पढ़ी जाती है। अब हिस्ट्री ऐसा नहीं कि हर चीज़ की कोई डेट होगी। भाई आप लोग अगर सोचें कि ये पहली बार पेन किसने बनाया होगा, नहीं पता कब बना हो। लिखना कब शुरू हुआ होगा, पता नहीं कब लिखना शुरू हुआ होगा। लोगों ने स्कूल जाना पहली बार कब शुरू होगा, नहीं पता। फर्स्ट टाइम चाय किसने पी, किसी को नहीं पता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई फिक्स डेट नहीं होता है, उनकी एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद वो धीरे धीरे स्प्रेड हो जाती हैं। कुछ चीज़ें इंस्टेंट होती हैं जिनका डेट फिक्स होता है। प्रधानमंत्री मोदी कब बने, इनका बर्थ कब हुआ, किसी का मैरिज कब हुआ, डेथ कब हुआ, बर्थडे कब है, ये चीज़ें क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोग 14 ईयर्स के हो गए, एक 1 ईयर में 365 डेज या 366 डेज होते हैं, तो इस हिसाब से आपकी लाइफ में आपको करीब 4500 से ज़्यादा दिन हो गए। तो क्या सारे के सारे डेट्स याद हैं? नहीं है। हाँ, लेकिन आपको फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद होंगे कि हाँ उस डेट में हो सकता है वो 5 साल पहले की हो, 8 साल पहले की हो, 2 साल पहले, कुछ डेट्स आपको याद हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो फिगर्स हैं ना, इन्हीं को याद रखना, उनके बारे में बात करना ही हिस्ट्री है। ठीक है, उसी को हमको इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि रेलवे का आप जाओगे तो रेलवे का फर्स्ट टाइम कब चल रही थी, वो सब। रेलवे पहली बार मुंबई से थाने चल रही थी, तो वो आपके टॉपिक में नहीं है। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, ये मैप का फर्स्ट पेज है, मतलब बुक थी, उस बुक का बाहर का फर्स्ट पेज है। ये एक्चुअली रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने, जो जेम्स रेनल करके था, जेम्स रेनल को ही कहा जाता है कि इसने मॉडर्न जो मैप इंडिया का पहली बार जेम्स रेनल ने बनाया, ऐसा बोलते हैं लोग। वैसे तमाम महाभारत के टाइम पे मैप बन चुका था, महर्षि वेदव्यास ने बनाया था, बट अगर मॉडर्न की बात करें या ब्रिटिशर के हिसाब से, मॉडर्न इंडिया का जो फर्स्ट मैप बना था जेम्स रेनल ने बनाया था। इस मैप का फर्स्ट फिगर देखिए आप, यहाँ पर ये जो लेडी दिख रही है, ये ब्रिटेन के जैसे हमारा भारत माता टाइप थी, यहाँ की ब्रिटेनिया है, और ये इंडिया के पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। ये क्या कर रहे हैं, अपने जितने भी यहाँ के हमारे ग्रंथ हैं, ग्रंथ का मतलब जो हमारे होली बुक्स वगैरह हैं, वो सब उनको डोनेट, वो उनको दे रहे हैं, और वो एकदम रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप ये लीजिए, हमें बचाइए, ये हमारा डेवलप कीजिए, हमें प्रोटेक्ट कीजिए। ये एक तरह से हमारा इसमें डिस्क्रेज सा कर रहे हैं इस बुक में कि भाई इंडिया वालों को कुछ नहीं आता, ये लोग अनसिविलाइज हैं,
आप लोग वहाँ जाइए मैप पर, उसके बारे में बात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, कब क्या हुआ, इन सब के बारे में कोई किसी चीज़ की फिक्स डेट है, किसी चीज़ की फिक्स डेट याद नहीं रह सकती है। जैसे मैंने बताया कि चाय कब पीना शुरू किया, या गोलगप्पे पहली बार कब आए, मोमोज इंडिया में पहली बार कब आए, इन सबों को फिक्स डेट नहीं हो सकता है। बट हाँ, इंडिया में जैसे फर्स्ट टाइम ट्रेन कहाँ से चली, इसका डेट हमें मिल जाएगा। या हम ये कहें कि इंडिया में पहली बार व्हाट्सएप किस डेट में स्टार्ट हुआ, इसका आपको डेट मिल जाएगा। या ये कहें कि इंडिया में पहली बार कोई जैसे कंपनी आई, कोई जैसे गेम आया पबजी गेम, पहली बार कब इंडिया में उन्होंने अलाउ किया, तो ये सारे डेट आपको मिल सकती हैं। बट शायद कुछ डेट्स आपको नहीं मिलेंगी जिनका एक पीरियड होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कह रहा है कि जब ये सब है तो हम डेट्स के साथ हम जुड़े हुए क्यों रहते हैं, इसके पीछे वजह क्या है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट डेट्स की इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक, इससे पहले जो भी जो गया उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। 1 मार्क्स में जेम्स रनल बन सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है पूरे जो उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट यहाँ पर एक देखिए, एक पिक्चर दिख रही है, ये पहले चाय लिप्टन टी। अब इस चाय में देखिए आप, चाय का एडवर्टाइजमेंट इस टाइप से दिखाया कि पीछे कोई फोर्ट दिख रहा है, फोर्ट के आगे ये ब्रिटेन का प्रिंस है, प्रिंस हॉर्स पे बैठा हुआ है। अब इसका सिंबल मतलब इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये हुआ कि जो रॉयल लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वो लिप्टन चाय पीते हैं। तो लोगों को चाहे वैसे गरीब हों, चाहे कुछ भी ना हो घर में, लेकिन उन्हें क्या लगा कि यार मैं लिप्टन चाय पीऊँगा तो मैं अमीर हो जाऊँगा। जैसे टीवी पर ऐड देखते होंगे ना, अजय देवगन की ऐड आती है, उसमें वो ये दिखाता है गौड़ा गाड़ा जो कुछ भी। तो आज जितनी भी आप एडवर्टाइजमेंट देखो, उनमें लोगों को अट्रैक्ट करने का काम किया जाता है। तो इसमें ऐड में तो एडवर्टाइजमेंट कैसे स्टार्ट हुए, कब स्टार्ट हुए, इन्हें कोई फिक्स डेट तो नहीं मिलेगा, ये पीरियड के हिसाब से चली हुई है। अब आता है विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर डेट की बात करें तो उन्हीं डेट का इम्पोर्टेंस है जिन डेट की कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री है, जिन डेट्स में कोई स्पेशलाइजेशन है। भाई मेरा बर्थडे कब आता है तो मेरे लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है, पूरे साल के 36 डेज इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे साथ कोई इंसिडेंट, एकदम ऐसा इंसिडेंट हो जो फर्स्ट टाइम हो, वो मैं याद रख सकता हूँ, या कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ वो याद रख सकता हूँ, बहुत बुरा हुआ वो याद रख सकता हूँ। डेली की डेट्स याद नहीं रखी जाएंगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर में आया, मतलब इंडिया, आपको पता है कि पहले इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, ब्रिटिश का यहाँ पर रूल था। तो फर्स्ट जो उनका गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज वारेन हेस्टिंग्स। और जो लास्ट था वो था विक्टोरी लॉर्ड माउंटबेटन। एक्चुअली पहले नाम होता था गवर्नर जनरल, बट 1857 की रिवॉल्यूशन के बाद उनका नेम चेंज करके विक्टोरी कर दिया था, विक्टोरी लॉर्ड माउंटबेटन। अब इन दोनों के बीच बहुत सारे लोग, बहुत सारे गवर्नर जनरल आए हैं, बहुत सारे विक्टोरी आए हैं, ठीक है, वायसराय आए हैं, बहुत सारे गवर्नर जनरल आए हैं। क्या सबके बारे में पढ़ना जरूरी है? क्योंकि उन सब ने डेली कुछ ना कुछ काम किया ही है। हम यहाँ पर आपके दिया हुआ है सिर्फ इन सभी, बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ते हैं। हम अलग अलग चैप्टर्स में कौन किन को पढ़ेंगे, हेस्टिंग्स को पढ़ेंगे, वेलेस्ली को पढ़ेंगे, बेंटिंग को पढ़ेंगे, डलहौजी, कनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये भी बहुत हो गए। इनमें भी इम्पोर्टेंट कुछ ही हमारे लिए, तो हम सबको नहीं पढ़, जो रूटीन वर्क कर रहा है उसको कोई याद नहीं रखता, कुछ स्पेशल किया होगा उसी को लोग याद रखेंगे, उन्हीं डेट्स को याद रखेंगे, उन्हीं इवेंट्स को याद रखेंगे। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं पास्ट में, हम पानीपत के वॉर को याद करते हैं। बहुत सारे राजा हुए इंडिया में हिस्ट्री में, महाराणा प्रताप को याद करते हैं, कुछ उन्होंने कुछ अलग किया है, लीक से हटकर अगर कुछ किया है तो लोग उनको याद रखते हैं। तो वही डेट्स याद रखी जाएंगी जिन डेट्स में कुछ अलग हुआ है। तो यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इस पूरे टॉपिक में सिर्फ आपको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का नाम याद रखना। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1773 में बना था, ठीक है। यहाँ 1 मार्क्स क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस पूरे पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि हम कौन कौन से गवर्नर जनरल के बारे में याद रख सकते हैं, क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। भाई इनके हिसाब से अगर हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल के हिसाब से, तो वो तो ब्रिटिश वालों ने लिखी है। भाई वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया है, वेलेस्ली ने क्या किया, बेंटिंग ने क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, उनका हमारे लिए क्या यूज़ है। हम हिस्ट्री को अपने हिसाब से समझें, वो अपनी हिस्ट्री को अपने हिसाब से समझें। आपको एक टास्क दिया जा रहा है, अपने पेरेंट्स से पूछें कि वो अपनी पूरी हिस्ट्री में कौन कौन सी डेट्स बता सकते हैं, कुछ फिक्स डेट बताएं। वो देखना, वो बहुत ज़्यादा डेट नहीं बता पाएंगे, जो डेट उनको याद है वो अपने बर्थ की बता देंगे, अपने मैरिज की बता देंगे, मैरिज के साथ साथ
उनका हो सकता है एंगेजमेंट हुआ होगा, जॉब लगा होगा, या कोई स्पेशल डेट जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन्हीं के बारे में बता सकते हैं। बाकी सभी डेट्स को वो आपको नहीं बता पाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट आता है हाउ डू वी पीरियडाइज। हम पीरियडाइज कैसे, कि कैसे हम हमारी पूरी लाइफ को पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जहाँ से 3 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, वह जेम्स मिल के बारे में। जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, इकोनॉमी को पढ़ाने वाला था, उसका इकोनॉमी का जानकार था, नॉलेज रखता था। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड का रहने वाला था वो। पॉलिटिकल फिलोसफर था। उसने एक बुक निकाली थी जिस बुक के 3 वॉल्यूम थे और उस बुक का नेम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको किसी न किसी एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। जेम्स मिल से मिल सकता है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया से मिल सकता है, या 3 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकता है। इस बुक में क्या था, इस बुक में एक प्रॉब्लम भी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स। बट जो पार्ट्स थे वो थे रिलीजन के बेस पर, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन या ब्रिटिशर। उसने बताया कि इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री, पहले वाला हिस्ट्री है, उसमें हिंदू रूलर थे, मिड में कौन आ गए, उसके बाद मुस्लिम रूलर्स आ गए, और बाद में कौन आ गए, ब्रिटिशर आ गए, जो मैक्सिमम क्या थे, क्रिश्चियन थे। तो इस हिस्ट्री में उसने, बहुत लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, हाँ यार सही बात है कि पहले मैक्सिमम इंडिया पर हिंदू रूलर्स थे, फिर मोहम्मद गौरी के आने के बाद इंडिया में धीरे धीरे मुस्लिम रूलर्स बढ़ते चले गए, और 17th एंड 16th सेंचुरी में जब जैसे वारन हेस्टिंग्स को बार जनरल बनाया गया, ये 1857 का टाइम है। उसके बाद से 17 के बाद से, बाद नहीं, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद पूरे इंडिया ब्रिटिशर आ गए। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जेम्स मिल ने हिस्ट्री का ये पार्ट, ये पीरियडाइज करने के साथ साथ, ये डिवाइडेशन करने के साथ उसने क्या कहा कि इंडियंस के साथ साथ पूरा जो एशिया है, कंप्लीट एशियंस आर अनडेवलप्ड, अनसिविलाइज्ड। उसने कहा कि ये लोग, जो एशिया के लोग हैं, कुछ नहीं आता, ये ख़त्म है। और उसने कहा कि जो ब्रिटिशर हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ही डेवलप हैं, बहुत ही सिविलाइज हैं, बहुत ही नॉलेज वाले हैं, एजुकेटेड हैं, मैनर्स हैं, पता नहीं क्या क्या। और उसने साथ साथ क्या कहा कि ये यूरोपियन की ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि एशियन को सिविलाइज करें। तो लोगों ने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, बिकॉज इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री रहा है बहुत ही रिच रहा है। रिच का मीनिंग हर वे में, चाहे वो सोसाइटी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पॉलिटिकल के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रूल्स के रिगार्डिंग हो, हर वे में इंडियन हिस्ट्री बहुत ही रिच रही है। और उसने क्या कहा कि इंडिया के साथ साथ कंप्लीट एशियन सोसाइटीज आर अनसिविलाइज्ड। इसलिए लोगों को, जो जेम्स मिल है, इसकी जो ये हिस्ट्री का डिवाइडेशन है, इसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अब उसने इंडियन जो सिस्टम था उसको किस बेस पर क्रिटिसाइज, उसने कहा कि जो इंडियन सोसाइटीज़ हैं उनमें लोग रिलीजियस इंटॉलरेंस, मतलब लोगों में धर्म के नाम पर भेदभाव है, कास्ट एबूज मतलब कास्ट के बेस पर भेदभाव है, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस मतलब अंधविश्वासी लोग हैं, लोगों में अंधविश्वास भरा हुआ है, सोशल लाइफ में लोग एक दूसरे पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो उसने कहा कि इंडिया सिविलाइज नहीं है, ये सिविलाइज करने की जिम्मेदारी यूरोपियन कंट्रीज की है। इनके पास आर्ट्स नहीं है, इनके पास कल्चर नहीं है, और कहा कि विदाउट ब्रिटिश हेल्प ये पॉसिबल नहीं है। तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अब दूसरा पीरियड आता है, एक तो हो गया जेम्स मिल का कि हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर। दूसरा, मैक्सिमम हिस्टोरियंस जो हैं वो इंडियन हिस्ट्री क्लासिफाइड करते हैं 3 पार्ट से, वो है एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और सब लोग इसको मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री हम 8th क्लास में पढ़ रहे हैं कि भाई हमारे मिडाइवल हिस्ट्री पर, 6th क्लास में एंशियंट पढ़ रहा, 7th में मिडाइवल पढ़ रहा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा लोग मानते हैं। बट ये जो डिवाइडेशन, ये भी हमारा नहीं, फॉरेनर का, ब्रिटिशर का है। ब्रिटिशर ने क्या किया, अपने वहाँ पे एंशियंट, मॉडर्न और मिडाइवल जो हिस्ट्री है, इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। उनका मानना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम वो सब पढ़ रहे हैं जिसमें लोगों के पास इक्वलिटी है, डेमोक्रेसी है, इक्वल राइट्स हैं। बट इंडिया में तो ऐसा नहीं। इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री कब से मानते लोग कि ब्रिटिशर आए तब से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री है। बट तब इक्वलिटी थी नहीं। इक्वलिटी तो इंडिया को डेमोक्रेसी मिली कि इंडिया आज़ाद हुआ 1940 से, उसके बाद आई है। तो हम कैसे इसको मान रहे हैं? तो इसलिए यहाँ भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट जो मैक्सिमम लेवल पर जो एक्सेप्टेबल जो फॉर्म है हिस्ट्री के डिवाइडेशन की, वो यही है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसको क्रिटिसाइज करने की एक ही वजह है कि यहाँ पर मॉडर्न का मीनिंग इंडिया के रिगार्डिंग अलग है, इस मॉडर्न का मीनिंग ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्रीज रिगार्डिंग क्या है कि डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इक्वलिटी या वोटिंग वगैरह के अलावा के थ्रू गवर्नमेंट को इलेक्ट करना, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या इन सब के जो डेवलपमेंट, उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। इंडिया में ये सब बहुत लेट शुरू हुआ है और हम इसका पीरियड वही मान रहे हैं जो ब्रिटिशर मान रहे, तो यहाँ पर इसको लेकर क्रिटिसाइज है। बट अगर पूछे तो मोस्टली जो हिस्टोरियंस इंडियन हिस्ट्री को इन 3 पार्ट डिवाइड करते हैं,
एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जेम्स मिल ने क्या किया, जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसमें उसने क्या कहा कि जो इंडियन सोसाइटीज़ हैं या जो हिंदू मुस्लिम है या जो इंडिया और इंडिया के साथ एशिया है, अनसिविलाइज है, इनके पास मैनर्स नहीं है, और यूरोपियन की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया को और एशिया को वो सिविलाइज करे। तो इसको लेकर लोगों ने क्रिटिसाइज किया। तो 2 यहाँ पर पीरियड हो गए आपकी हिस्ट्री के, एक मैक्सिम स्टोन के हिसाब से, एक हो गया जेम्स मिल के हिसाब से। कुछ लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की, इसको कॉलोनियल हिस्ट्री बोलते हैं। कॉलोनियल का मतलब किसी दूसरे कंट्री में रहना, कि भाई इंडिया वॉज, जैसे एग्जाम्पल था कि इंडिया वॉज द कॉलोनियल ऑफ ब्रिटेन। इंडिया 1947 से पहले ब्रिटेन का कॉलोनियल था। तो ये कॉलोनियल है क्या, व्हाट इज कॉलोनियल, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कॉलोनियल का मीनिंग है कि जब किसी कंट्री के सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का मीनिंग जो उसके पावर्स जो हैं वो पावर किसी दूसरे कंट्री के द्वारा ले लिए जाएँ। उस कंट्री के जो भी डिसीजन है उनको और ही कंट्री ले रहा है, तो जिस कंट्री के डिसीजन लिए जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे कॉलोनियल। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर इंडिया कब्जा कर ले और सारे के सारे उसके डिसीजन इंडिया ले, तो पाकिस्तान के कहलाएगा, इंडिया का कॉलोनियल कहलाएगा। तो इसका इसमें दिया हुआ कि जब इंडिया में बहुत सारे राजा थे या किंग्स वगैरह थे, तो उनके टाइम पर ब्रिटिशर ने क्या किया, उनको डरा धमका कर, वॉर लड़के या उनको कुछ ग्रीडी लालच वगैरह देकर अपने अंडर में ला लिया, और उनके रूल्स रेगुलेशंस के जो एरियाज थे, उनकी पावर थी, सारी ब्रिटिशर ने ले ली। वो पावर इकोनॉमी के रिगार्डिंग, सोसाइटी या रेवेन्यू कलेक्ट करने के रिगार्डिंग, या खर्चे के रिगार्डिंग, या गुड्स को परचेज करना, गुड्स को बेचना, टैक्स कितना लगाना, इंपोर्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट क्या करना है, ये सारे के सारे जो राइट थे ब्रिटिशर ने ले लिए। इंडिया के पास कुछ नहीं था। इसके साथ उन्होंने बहुत सारा यहाँ से प्रॉफिट भी कमाया। तो अगर हम सिंपल वर्ड में आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनाओगे, तो आप डेफिनेशन वहाँ से द सब्जेक्शन ऑफ वन कंट्री, द सब्जेक्शन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू काइंड ऑफ, ये इसको दीज को निकाल देना, काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनियलिज्म। कि किसी कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल जो उसके जितने भी राइट्स हैं, पावर्स हैं, वो किसी और कंट्री के द्वारा ओवरटेकन कर लिए जाए, ले लिए जाएं, ऐसी सिचुएशन क्या बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो ग्रुप्स थे या जो क्लासेस थे कि कैसे उन्होंने चेंज किया इन सब के अंदर, या इस जो बुक का नेम जो रखा गया आवर पास्ट, तो ये आवर पास्ट इसीलिए रखा कि हमारे अतीत की पास्ट में क्या क्या हुआ है। इस बुक का जो नाम है आवर पास्ट, उसका मीनिंग इन सब से लेकर ही है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको हम इस पूरी बुक में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हाउ डू वी नो, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप फ़ोन के थ्रू पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।